हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम मोशन पढ़ने वाले हैं जो कि 9th क्लास का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, तो पहले ये जानते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट होता, कोई ऐसी जगह हम लोग मान लेते हैं जहाँ से हम लोग देख रहे होते हैं। अगर मान ले, चलिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई चीज़ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर, तो आप कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट डालते हैं। जैसे कि जहाँ पे डिलीवर होना है तो आप डालते हैं कि नियर द दुकान है जो आपके आसपास की, नियर या कोई पेड़ है आपके आसपास, तो आप डाल देते हैं 100 मीटर दूर है कोई पेड़ है, कोई जगह है आपकी, वहाँ से 100 मीटर दूर है। तो जो जगह है ना, वो आपकी रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जहाँ से आप लोग किसी चीज़ को लोकेट करते हैं, वो हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ से, जैसे दिल्ली से मुंबई कितना दूर होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन पुणे से मुंबई कुछ अलग होगा। तो रेफरेंस पॉइंट इसमें अलग अलग है, इसलिए डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। समझ रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम लोग मोशन को देखते हैं, मोशन हो रहा है जो, उसे हम लोग देखते हैं, वो होता हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो उसमें डेफिनेशन कुछ ये आता नहीं है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ मैं आपको बेसिक्स के लिए बता दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज स्टेड इन अ मोशन। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, तो मैं थोड़े समय बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इससे क्या होगा, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या है, वो अपनी पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है। और रेस्ट में क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट changing its position with respect to time it is stayed in rest। मतलब कि 1 सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड, 10 सेकंड हो गए, ऑब्जेक्ट वहीं पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब कि वो रेस्ट पे है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में लिखी है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स position with respect to time is called, with respect to time, so we can call that object in motion। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, फिर थोड़ी बाद यहाँ आ गया, तो मैं अपनी पोजीशन है वो चेंज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं मोशन में हूँ। और अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक ही जगह पर खड़ा हूँ, तो आप लोग कह सकते हैं कि मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं एक चीज़ और, कि मोशन है डायमेंशंस में होता है। डायमेंशन पढ़े होंगे, शेप्स पढ़े होंगे आपने मैथमेटिक्स में, कि रेक्टेंगल 2D है, लाइन 1D है। तो क्या होता है, मोशन भी होता है, मोशन भी आपका 1D होता है। तो 1D मोशन क्या होता है, 1D, D मतलब यहाँ पे आपका डायमेंशन से है, डायमेंशन। ठीक है। तो 1D मोशन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ एक लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एक लाइन में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वो एक 1D मोशन में। और हमें बेसिकली 9th क्लास में 1D मोशन ही पढ़ना है, हमको 2D 11th में है, और 3D आगे हम लोग हाई स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो 9th में हम लोग को अकेला 1D मोशन ही पढ़ना है। तो ऑब्जेक्ट है वो अकेली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसे हम लोग 1D मोशन में कहेंगे। और 2D मोशन, 2D में क्या होता है, अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, जैसे आपने चींटी देखी होगी ज़मीन पर, वो ऐसे जाती है, तो क्या है, वो वाई एक्सिस में भी मूव कर रही और एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है, तो इसे कहते हैं 2D मोशन। इसमें 2 एक्सिस आ जाती हैं,
एक होती है आपकी वाई एक्सिस, एक होती है आपकी एक्स एक्सिस। और 3D मोशन में क्या होता है, 3D मोशन में आपकी 3 एक्सिस रहती हैं। पहली हो गई आपकी एक्स एक्सिस, दूसरी वाई और तीसरी जेड। क्या होता है इसमें, जैसे कि आप एक मक्खी है, हाउस फ्लाई है, वो मूव कर रही है पूरे रूम में, तो रूम में क्या होगा, वो हर जगह जा रही है, वो एक्स एक्सिस में भी जा रही, वाई में भी जा रही और जेड में भी जा रही। जेड आपकी होती है जो यहाँ बोर्ड से निकल रही है, ऐसी बोर्ड से निकल रही है, ये आपकी वाई हो गई, ये एक्स हो गई और ये आपकी निकल रही है, इमेजिनरी लाइन्स हैं ये आपकी बोर्ड प्लेन से निकल रही है। तो मक्खी है वो एक्स में भी जाती, वाई में भी जाती और जेड में भी जाती है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक 3D मोशन का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं अपनी, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वो फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी, वो बेसिकली 2 टाइप की हैं हमारे चैप्टर में, बेसिकली 2 टाइप की हैं। पहली आपकी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दूसरी आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है, देखिए स्केल मतलब होता है मैग्नीट्यूड, हमारी जो स्केल होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है। 1 2 3 आपने देखी होगी स्केल नापने वाली, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, ओनली मैग्नीट्यूड इज़ नीडेड। स्केलर क्वांटिटी में अकेला मैग्नीट्यूड नीडेड है, मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसमें लेंथ हो गई आपकी, मास हो गया, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई और इसमें आपका वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई। तो क्या है, अब समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हैं जिन्हें डिफ़ाइन करने में अकेली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की नीड हो, वो हम लोग उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेंथ है, चलो लेंथ छोड़िए, मास लेते हैं अपन लोग। तो कोई मास है, से एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, मेरा मास है 60 kg। तो अब आप लोग पूछोगे वज़न है, वो मास, वज़न और मास में अंतर है। तो मास आप ये थोड़ी पूछोगे किस तरफ है, मेरा मास 60 kg है, ये थोड़ी पूछोगे किस तरफ है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है इसमें इन्वॉल्व। स्पीड है, स्पीड में आप ये नहीं पूछोगे, अब आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं 40 km/h पे, अब आप ये थोड़ी पूछो किस तरफ चला रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गई, ये आपकी है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। उनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड होता ही ज़रूरी है, प्लस उसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। इसमें ऐसे वेट हो गया, वेट आपका हमेशा डाउनवर्ड होता है, वेट आपका अर्थ हम लोगों को खींच रही है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये 60 kg मास था, वेट आपकी अलग है, वो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, वेलोसिटी में आपकी डायरेक्शन इन्वॉल्व है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको जैसे कि कोई वेक्टर क्वांटिटी लिख दी हमने, फोर्स, मान लीजिए देखो वेक्टर क्वांटिटी हमने ए लिख दी, ए के ऊपर ये एरो से हम लोगों को पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है एक, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आपका फोर्स भी है, ठीक। तो अब जैसे फोर्स है, फोर्स हम लोग लगाते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं किस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ आ गई आपकी। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट। चलिए मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है।
तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। तो क्या हुआ, एक बंदा था वो ऐसा गया, बी पॉइंट तक गया, एक कुछ ऐसा गया, तीसरा कुछ ऐसा गया, और चौथा डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में चला गया। तो पहला पाथ ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो अब ये बताइए सबसे छोटा पाथ इसमें कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा है? तो वो है आपका पाथ 4। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है आपकी द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज दिस डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड मतलब कि ये एक बंदा था, वो यहाँ से ऐसा होता हुआ बी तक पहुँचा, तो ये उसकी एक्चुअल पाथ हो गया कवर्ड, ये आपकी हो गई उसकी डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट पाथ कवर आपका ये ए और बी के बीच में ये फोर्थ वाला हो गया। तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे, डिस्टेंस आपकी कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस आपकी पहली डिस्टेंस है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी भी है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट आपकी ओनली ऑन फोर्थ है। क्या है इसमें कि डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस नहीं हो सकती। समझिएगा कि डिस्टेंस है, मान लिया कि ये सीधा भी गया, एकदम सीधा गया, मैं यहाँ से यहाँ चल के आया, तो मैं स्ट्रेट लाइन में आया, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया था, तो क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये मैंने डिस्टेंस की, और हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये ए था, ये बी था, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। और जो डिस्टेंस है वो चलिए एक सिंबल और बता देता हूँ। डिस्टेंस का आपका डी है सिंबल, और डिस्प्लेसमेंट का आपका एस है सिंबल। ठीक है, तो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगी या उससे ज़्यादा रहेगी। तो डिस्टेंस है, ऐसे लिख देता है, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगी या उससे ज़्यादा रहेगी। मोर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल। और ये है जो वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस के इक्वल रहेगी या उससे छोटी रहेगी, या इक्वल रहेगी या लेस देन रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। तो ये था आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है O, ये उसकी रेडियस है, वो हम लोग 7 मीटर मान लेते हैं। तो एक पर्सन था A पर, वो B पर आया, वो B पर आ गया, तो हमें उसकी डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो एक बंदा था, वो कहाँ ए पे था, वो यहाँ से ऐसा आया और यहाँ बी तक पहुँच गया। तो हमें इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ क्या है? यहाँ पे 7 मीटर चला और यहाँ से फिर 7 मीटर चला। 7 + 7 = 7
मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल टू 14 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ से ए से बी में मिला दिया। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रहा है, मैथमेटिक्स का पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे बेस आपका 7 मीटर है, यहाँ पर की हाइट 7 मीटर है और हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा? AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 7 का हो गया 49, 7 7 49 प्लस 49 इक्वल टू AB स्क्वायर। और 49 प्लस 49 ये आपका 98 आ गया इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की कितनी होगी वैल्यू? AB इक्वल टू, ये स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 98। तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 7√2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट होगी जो वो आपकी 7√2 मीटर होगी, यहाँ पर 7√2 मीटर होगी। डिस्टेंस आपकी 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 7√2 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक आपका फॉर्म है, ये NCERT का क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है। ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे ये 10 मीटर्स की साइड है। ठीक, ये आपका A B C D के पॉइंट्स हैं। तो एक फार्मर था, वो यहाँ पे था, A पॉइंट पे था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ पे ये 10 सेकंड में पूरी कर रहा है, ये वन साइड A to B ये 10 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में पूरी कर रहा है। ठीक है, तो 140 सेकंड में इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इन 140 सेकंड डिस्टेंस निकालनी है हम लोगों को और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, तो जब 10 मीटर 10 सेकंड में कर रहा है तो 1 सेकंड में 1 मीटर करेगा, कोई दिक्कत इसमें? 10/10 करेंगे हम लोग, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर करेगा डिस्टेंस कवर। तो क्या है, 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो वो आपकी 140 मीटर 140 मीटर है। तो कैसे आएगी? ये पूरा 40 का है, 40 फिर आ गया 1 राउंड हो गया, फिर 40 40 40 80 फिर 40। देखिए लिख लेते हैं, 1 राउंड 40 मीटर, सेकेंड राउंड 80 मीटर, थर्ड राउंड 120 मीटर। ठीक, और अब 140 से माइनस करेंगे 20 मीटर बचा, तो 3.5 राउंड में आपका 140 मीटर कवर होगा। तो मतलब 140 सेकंड में यहाँ पे आपका 3.5 राउंड लगा रहा है, तब आपका 140 सेकंड हो रहा है। तो कर देख लेते हैं, 1 राउंड 2 3 और यहाँ C तक पहुँच रहा, यहाँ पर C तक पहुँच गया, A से C तक पहुँच गया। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो डिस्टेंस होगा आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना होगा? आपका 140 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 140 मीटर ही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? ये होगा, ये दिख रहा है आपको, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कि जो स्क्वायर है उसका डायगोनल हो गया। तो हम लोग ये फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 90 हो गया आपका, ये आपकी 10 है, ये भी 10 है, और ये निकाल ली हमको हाइपोटेनस। चलिए फिर निकाल देते।
डिस्प्लेसमेंट बराबर आपका AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 है, DC भी 10 है और AC हमको निकालनी है। तो यहाँ पर ये 100 प्लस 100 इक्वल टू AC स्क्वायर, तो 200 इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 200 आ जाएगा। अब इसकी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ AC इक्वल टू 10√2 मीटर। अब कई बच्चे हैं वो उसे निकालना नहीं जानते, तो निकालें कैसे? इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते। 100 गया, 50, 25, 5 से 5 और ये देखिए पेयर बन रहे हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 का पेयर नहीं बनना तो वो रूट में आ जाएगा। तो 10√2 मीटर, तो इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 10√2 मीटर हो जाएगी। ये पूरे आपकी 10√2 मीटर हो जाएगी। तो ऐसे ही ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। तो अब लेक्चर नंबर 2 आएगा, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।